Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to study chapter 23 Zoology by Miller and Harley. So it basically covers three aspects of animal form and function, that are protection, support and movement. इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन क्या होता है? सेफ करना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना किसी हार्मफुल चीज़ से. सो प्रोटेक्शन में आ जाता है हमारे पास इंटेगोमेंट्री सिस्टम. इंटेगोमेंट क्या होती है? ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है किसी भी एनिमल की, ठीक है. जैसे हमारी बॉडी में स्किन है ना, तो ये हमारी इंटेगोमेंट है. इंटेगोमेंट एक्सटर्नल कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करती है. इसके अलावा इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. पहला मेजर फंक्शन तो है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन किस किस से? केमिकल्स वगैरह से, इंजाइम्स वगैरह से, या किसी मैकेनिकल इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करती है. एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, विटामिन डी सिंथेसिस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन में, रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई को, थर्मल रेगुलेशन में, मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स में. अच्छा, इसका डिटेल लेक्चर आप लोग सेपरेटली भी देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है. अभी हम जस्ट इसको एक ओवरव्यू लेंगे इसका. अच्छा, इंटेगोमेंट्री सिस्टम वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं. इनवर्टिब्रेट्स स्टार्ट होते हैं प्रोटोजुआ से. प्रोटोजुआ में आपको पता है जो कुछ प्रोटोजुआ हैं उनमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह ही होती है. आपको पता है ना, प्रोटोजुआ यूनिसेलुलर हैं. अच्छा, अब कुछ ऐसे प्रोटोजुआ होते हैं जिनमें क्या होता है, पेलिकल होती है. पेलिकल किसकी बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है. पेलिकल का काम क्या होता है? एक तो ये शेप को मेंटेन करती है, दूसरा ये क्या करती है कि ट्रांसमिट करती है फोर्स. जो सीलिया और फ्लैचेला क्रिएट करते हैं ना, उस फोर्स को ट्रांसमिट करती है सारी बॉडी में और मूवमेंट में हेल्प करती है. अब उसके बाद मल्टी सेलुलैरिटी स्टार्ट हो जाती है पोरीफेरा से, ठीक है. अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स की. अच्छा, हाइड्रा के सब इनमें जनरली हम देखें तो इनमें सिंगल लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मस की. वो किस से बनी होती है? कॉलम लाइक सेल से, यानी कॉलमनर एपिथेलियम होती है इनमें. उसके नीचे क्या होती है? डर्मस होती है. डर्मस किस से बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है. अब जो एपिडर्मस है ना, उसमें ग्लैंड्स वगैरह हो सकते हैं. इसके अलावा एपिडर्मस में सीलिया और फ्लैजेला भी हो सकते हैं. अच्छा, उसके बाद एपिडर्मस क्या करती है? वो सेक्रीट करती है क्यूटिकल. क्यूटिकल जो है वो दो तरह की हो सकती है, थिक होती है या थिन होती है. जो थिक होती है वो आर्थ्रोपोड्स में होती है, यानी क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स में. जो थिन होती है वो होती है रोटिफर्स में. क्यूटिकल की बेसिकली दो लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल. एपिक्यूटिकल जो है ये वैक्स की बनी होती है और इम्परमिबिलिटी प्रोवाइड करती है. प्रोक्यूटिकल में दो लेयर्स आ जाती हैं, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, ठीक है. अच्छा, अब जो क्रस्टेशियंस होते हैं ना, इनकी क्यूटिकल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3. और जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनमें काइटन और प्रोटीन होती है. क्रस्टेशियन में काइटन और कैल्शियम कार्बोनेट होता है. अच्छा, ये थिक होती है, रिजिड होती है, ठीक है. इसमें काइटन और प्रोटीन की प्लेट्स होती हैं जो इंटरलिंक होती हैं फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, यानी आपस में जुड़ी किससे होती हैं? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से. अच्छा, एक्डाइसिस क्या होता है? ये पीरियडिकली शेडिंग होती है क्यूटिकल की, ठीक है, ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है. नाइडेरिया की बात करें तो सबसे पहले हाइड्रा आ जाते हैं. हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में ना एक कह लें कि सिंगल सेल लेयर थिक एपिडर्मस होती है. बाकी नाइडेरियंस में क्या होता है कि एपिडर्मस में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करते हैं. अब यहाँ पे ये याद रखना है, जो अकाइनोडर्म है ना, उनमें भी कैल्शियम कार्बोनेट के ओसिकल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो डर्मस लेयर में होते हैं. जो नाइडेरियन है ना, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट कौन सेक्रीट कर रहा है? म्यूकस ग्लैंड. और म्यूकस ग्लैंड जो हैं वो एपिडर्मल इन ओरिजिन है. नेक्स्ट है टैगोमेंट. टैगोमेंट बेसिकली होती है पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स वगैरह की, ठीक है, लिवर फ्लूक्स वगैरह की. टैगोमेंट क्या होती है? ये सिंसीशियम होती है. सिंसीशियम का क्या मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है. उनके दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियाई के दरमियान में, बल्कि न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं. अच्छा, ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होती है और अब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन में. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नीमाटोड्स एंड एनालिड्स. इनमें क्या होता है? सिंगल सेल लेयर थिक एपिडर्मस होती है,
जो कि मैनी सेल लेयर थिक क्यूटिकल सेक्रीट करती है, यानी एपिडर्मिस की एक लेयर और वो क्यूटिकल की बहुत ज़्यादा लेयर्स बना देगी। अकाइनोडर्म्स की बात आ गई, इनमें थिन सीलिएटेड एपिडर्मस होती है, यानी एपिडर्मस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उसके नीचे डर्मस है, ठीक है, और डर्मस जो है ना उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन होता है, इसका कंप्लीट लेक्चर जो है आप इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी की प्लेलिस्ट में ले सकते हैं। द इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में इंटेगुमेंट को हम कहते हैं स्किन। स्किन की दो मेजर लेयर्स होती हैं, एपिडर्मस है, डर्मस है। एपिडर्मस बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है, और ये मैनी सेल लेयर थिक हो सकती है। डर्मस किसकी बनी होती है? तीन चीज़ों की, कोलेजनस, रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स। डर्मस इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजनस, रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स। हाइपोडर्मस, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, और इसके अलावा एडिपोज टिश्यू होता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं स्किन ऑफ जालस फिशेस। जालस फिशेस की स्किन में ना हमारे सबसे पहले जालस फिशेस में दो तरह की फिशेस आ जाती हैं, हैग फिशेस आ जाती हैं, लैम्प्रेज आ जाते हैं, ठीक है। अब हैग फिशेस में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इनके स्किन की अगर हम बात करें तो थिक क्यूटिकल होती है, और एपिडर्मस में क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड्स। अब यहाँ पे एपिडर्मस के म्यूकस ग्लैंड्स क्या सेक्रीट कर रहे हैं? म्यूकस। अब म्यूकस क्या करता है? वो ना हैग फिश को स्लाइमी अपीयरेंस दे देता है, जिसकी वजह से हम हैग फिशेस को स्लाइम ईल्स भी कहते हैं। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो हैग फिशेस हैं मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग कॉर्डेट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस की स्किन की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं, जैसे शार्क्स वगैरह हैं, उनमें क्या होता है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स का ओरिजिन कौन सा होता है? स्केल्स डर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। इन स्केल्स को हम क्या कहते हैं? प्लेकाइड स्केल्स, और इनका वैसे नाम क्या है? डेंटिकल्स। इनमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। जैसे ह्यूमन टीथ ग्रो करते हैं और मेच्योरिटी तक पहुंचते हैं, इसी तरह ये भी ग्रो करते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये टूट जाते हैं और इनकी जगह पे नए स्केल्स जो हैं वो इनको रिप्लेस कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये जो हैं ये सरफेस के ऊपर होते हैं और सैंड पेपर की तरह का, यानी एक रफ सा टेक्सचर देते हैं। बोनी फिशेस की स्किन की बात करें तो उनमें भी स्केल्स होते हैं, और बोनी फिशेस के जो स्केल्स हैं वो भी डर्मल इन ओरिजिन हैं, ठीक है। लेकिन इनमें स्केल्स का डिफरेंस क्या होता है कि ये शेड नहीं होते, ये ग्रो करते जाते हैं और न्यू स्केल्स आते जाते हैं। जिस तरह प्लांट्स में ग्रोथ लाइंस बन जाती हैं ना जाइलम में, इसी तरह इनमें भी क्या होता है? ग्रोथ लाइंस बन जाती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होता है? डर्मस के नीचे एपिडर्मस जो होती है ना परमिएबल होती है। डर्मस के नीचे क्या होता है कि कैपिलरी बेड होता है, कैपिलरीज होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं गैस एक्सचेंज में। सो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज कि किस तरह गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है डर्मस? बाय हैविंग द कैपिलरी बेड। अच्छा, एपिडर्मस में इनमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, क्या सेक्रेट कर रहे हैं? म्यूकस। वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, इसके साथ साथ वो प्रोटेक्शन फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है और रिड्यूस फ्रिक्शन। अब म्यूकस ग्लैंड और हमने किस में देखे? हैग फिशेस में, जिनमें म्यूकस जो है वो स्लाइमी अपीयरेंस के लिए है। अब बोनी फिशेस में भी म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा बोनी फिशेस में ग्रैनुलर ग्लैंड्स भी होते हैं। उनका क्या काम होता है? वो पॉइजनस मटेरियल सेक्रेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डीप सी वाटर में बोनी फिशेस रहती हैं उनमें फोटोफोर्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं वार्निंग सिग्नल्स देने में और स्पीशीज रिकॉग्निशन में। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीबियन की स्किन की। एम्फीबियन की जो एपिडर्मस होती है वो थिन होती है, डर्मस में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखें फिशेस में एपिडर्मस में ग्लैंड्स थे, एम्फीबियन की बारी आई तो ग्लैंड्स कहाँ पे हैं? डर्मस में। ये ग्लैंड्स का ओरिजिन आपने याद रखना है। अच्छा, इनमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, सीरस ग्लैंड्स हैं, पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेड सेल्स वगैरह, पॉइजन ग्लैंड्स हैं। अच्छा, अब जो लैंड पे एम्फीबियन आपको पता है सबसे पहले लैंड पे आने वाले एनिमल्स थे। जब ये लैंड पे आए तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे फिजिकल अब्रेशन है, डेसिकेशन है और प्रोटेक्शन है अल्ट्रावायलेट लाइट से। अब जैसे जैसे इनकी होती गई एवोल्यूशन, कैरेटिन डिपोजिशन होती गई, कैरेटिन इनको प्रोटेक्ट करती है फिजिकल अब्रेशन से और यूवी लाइट से। उसके अलावा डर्मस में क्या होता है? इनके म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, वो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, ठीक है,
और म्यूकस किस में इन्वॉल्व होता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, डिहाइड्रेशन से और डेसिकेशन से। पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो हैं वो डर्मस से ओरिजिनेट होकर एपिडर्मस में पेनिट्रेट कर जाती हैं। रिप्टाइल्स की स्किन की बात करें तो एपिडर्मस की मल्टी लेयर होती है, 3 मेजर लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम गैनुलोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अब इनमें ना रिप्टाइल्स में कोई ग्लैंड नहीं होता, ठीक है। इनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है और मोडिफाइड होके ना स्केल्स बना देती है, सिक्यूट्स बना देती है, ठीक है, बीक्स, रेटल्स वगैरह जो हैं वो बना देती है। अच्छा, अब इनकी स्किन जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है और फिजिकल अब्रेशन से। और रेप्टाइल्स जो है ना ये भी अपनी स्किन शेड करते हैं, जिसको हम एक्डाइसिस कहते हैं। अब स्किन ऑफ बर्ड्स, बर्ड की स्किन की बात की जाए तो इनकी एपिडर्मस भी जो होती है ना वो थिन होती है, बहुत ज़्यादा थिन एपिडर्मस। इनको हम थिन स्किन्ड अगर एनिमल बोलें तो गलत नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। और इनकी एपिडर्मस की 2 लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। फीदर्स जो है ना वो स्ट्रेटम कॉर्नियम के डेरिवेटिव्स हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, अब इनमें सिर्फ एक ग्लैंड होता है बर्ड्स में, कौन सा ग्लैंड, यूरोपीजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। उसके बाद एयर स्पेसीज होती हैं जो एक्सटेंड कर जाती हैं डर्मस में, ठीक है, और इन्वॉल्व होती हैं थर्मोरेगुलेशन में। उसके बाद एक अरेंजमेंट होती है स्मूथ मसल फाइबर्स की जो डर्मल इन ओरिजिन होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं पोजीशन ऑफ फीदर्स को। अब जो फीदर्स की पोजीशन होती है वो 3 चीज़ों के लिए नेसेसरी होती है, बिहेवियर बर्ड्स के बिहेवियर के लिए, ठीक है, फ्लाइंग के लिए और थर्मोरेगुलेशन के लिए। इसके अलावा जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं ना उनमें हाइपोडर्मल लेयर में फैट डेपोजिशन होती है जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड करती है और इंसुलेशन देती है। मैमल्स की स्किन की बात करें तो इनमें 4 मेजर फीचर्स होते हैं, हेयर होते हैं, एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं, डर्मस थिक होती है, देन एपिडर्मस, और स्ट्रेटिफाइड कॉर्निफाइड एपिडर्मस है। अब स्ट्रेटिफाइड कॉर्निफाइड एपिडर्मस का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मैनी लेयर्ड, ठीक है। अब देखें जो डीपेस्ट सेल लेयर होती है ना एपिडर्मस की, जो सबसे डीप लेयर है वहाँ पे सेल डिविजन्स होती हैं और सेल रफ्ता रफ्ता ऊपर आते जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। अब सरफेस पे आते आते वो डेड हो जाते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो कैरेटिन उनमें एकामुलेट हो जाती है और ये कौन सी लेयर बन जाती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये प्रोटेक्ट करती है डिहाइड्रेशन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। डर्मस जो है थिक होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, हेयर होते हैं, ग्लैंड्स, नर्व एंडिंग्स वगैरह। अब हेयर जो हैं वो डर्मल इन ओरिजिन हैं। हाइपोडर्मस में, अब इनकी हाइपोडर्मस में ना मैमल्स की हाइपोडर्मस में स्केलेटल मसल्स भी होते हैं। नर्व एंडिंग्स डर्मस में चली गई और हाइपोडर्मस में 3 चीज़ें हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। फंक्शन इसका क्या होता है स्किन का, थर्मोरेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है। थर्मोरेगुलेशन आपको पता है ना क्या होता है, कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस होती है डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और यूवी लाइट से। इसके अलावा रिसेप्शन है, यानी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स, ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं। अच्छा, जो स्वेट प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है ना उसको हम प्रेस्पाइरेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, ईक्राइन, एपोक्राइन। ईक्राइन स्मॉल होते हैं और ये सिर्फ वाटर सेक्रीट करते हैं। एपोक्राइन लार्ज होते हैं और ये जो है ना वाटर, यूरिया और साल्ट सेक्रीट करते हैं, थर्मोरेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सीबेशियस ग्लैंड की बात करें तो ये सीबम सेक्रीट करते हैं, ये हेयर फॉलिकल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। सीबम जो है ये इमोलेंट है, प्रोटेक्टिव बैरियर, लुब्रिकेंट है और फेरामोन्स के तौर पे भी काम करता है। स्किन कलर हेयर और स्किन से पता चल जाता है, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व है। हेयर की बात करें तो ये केराटिन से बने होते हैं। हेयर शाफ्ट एपिडर्मस में होती है, हेयर रूट जो है वो डर्मस में होती है और हेयर रूट के साथ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। उन कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ इरेक्टर पेलाई मसल अटैच होते हैं। इरेक्टर पेलाई मसल क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हेयर जो है इरेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम गूज बम्प बोलते हैं। यानी सर्दी लगे अचानक से हेयर इरेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम गूज बम्प बुलाते हैं। नेल्स भी जो हैं ये एपिडर्मस के डेरिवेटिव्स हैं
और केराटिन से बने होते हैं। ये बेसिकली फ्लैट हॉर्नी प्लेट्स हैं जो डिस्टल सेगमेंट की डार्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स क्लास हैं, हॉर्न्स हैं, ब्लीन प्लेट्स बेसिकली टूथलेस वेल्स में होती हैं। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा पोर्शन। ये भी हमने प्रोटेक्शन को कवर किया। अब हम देखते हैं मूवमेंट और सपोर्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं सपोर्टिव एलिमेंट्स। इसमें है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम। 4 टाइप के सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट में। बेसिकली हम देख लेते हैं सेल्स कौन से हैं, डिटेल इनकी हम सपोर्ट के बाद देखेंगे। सीरिएटेड सेल्स हैं, अमीबाइड सेल्स हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं और मसल सेल्स हैं। यानी 4 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट में। अभी हम बात करेंगे सपोर्ट की। 3 काइंड के स्केलेटन होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बेसिकली क्या होता है, हाइड्रो वाटर, इसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट है या लिक्विड की। अब देखें कि एक कैविटी है, उसमें लिक्विड है, उसको हमने घेरा हुआ है टेंशन रेजिस्टेंट शीट से, जो कि है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की। यानी लिक्विड सराउंडेड बाय टेंशन रेजिस्टेंट शीट ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो इस चीज़ को हम बुलाएंगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अच्छा, अब क्या होगा, मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पुश करेंगे अगेंस्ट द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इस तरह बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। सी यानी मून में क्या होता है, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो बॉडी लंबी हो जाती है, लेंथन हो जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी शॉर्ट हो जाएगी। इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप मूव करता है। अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवर्म में क्या होता है कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक वेव होती है। यानी पहले सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिलैक्स कर रहे हैं, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर मसल रिलैक्स करेंगे। इस तरह क्या होगा कि अर्थवर्म एक वेव की फॉर्म में आगे मूव करता है और इसको कोलैप्स होने से भी ये मूवमेंट बचाती है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की अगर हम फॉर्म्स देखें तो डिफरेंट टाइप्स की हैं। फ्लैटवर्म में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे यूज़ करते हैं। निमर्टियन में रिंकोसील है, स्कलमेंथस में स्यूडोसिलोम है, एनालिड्स में सिलोम है और मोलस्क में हीमोसील है। एक्सोस्केलेटन यानी आउटसाइड, एक्सो आउटसाइड होता है ना, स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी। अब ये बेसिकली होता है इंसेक्ट्स वगैरह में, आर्थ्रोपोड में। ये बॉडी को कवर करता है आउटसाइड से और ये पॉइंट प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। एपिडर्मस जो है ना वो क्यूटिकल सेक्रेट करती है। क्यूटिकल आपको पता है थिक भी होती है, थिन भी होती है, अभी हमने पहले भी देखा। अच्छा, अब क्या होता है कि क्यूटिकल जो है ना वो वाटरप्रूफ होती है, काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है इंसेक्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्रस्टेशियंस में। अब ये शेड कर देते हैं एक्सोस्केलेटन को पीरियडिकली। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इन्होंने अपनी बॉडी को ग्रो कराना है। अगर उतना ही स्केलेटन होगा तो इनकी बॉडी तो ग्रो ही नहीं कर सकेगी, इसलिए ये उसको शेड करते हैं, अपना साइज इंक्रीज करते हैं और दोबारा एक्सोस्केलेटन सेक्रीट हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्यूटिकल में ना थिन फ्लेक्सिबल रीजन्स होते हैं जिन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स पे क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। इसके अलावा एक प्रोटीन होती है जिसे हम रेसिलिन प्रोटीन कहते हैं। रेसिलिन क्या करती है, स्टोर करती है एनर्जी ऑन कंप्रेशन एंड रिलीज इट ड्यूरिंग मूवमेंट। यानी जब बॉडी कंप्रेस होती है तो एनर्जी को स्टोर कर लेती है और जब बॉडी ने मूव करना होता है तो वो एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। एंडोस्केलेटन यानी इनसाइड ऑफ बॉडी टिश्यूज। अब स्केलेटन अंदर की तरफ है, बॉडी टिश्यूज से उसको इंक्लोज किया हुआ है। तो ये बेसिकली होता है स्पॉन्जेस में और अकाइनोडर्म्स में। स्पॉन्जेस में क्या होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जन फाइबर्स होते हैं और इनमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अकाइनोडर्म्स में क्या होता है, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम ओसिकल्स कहते हैं, ये अकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। मिनरलाइज्ड टिश्यूज एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें ना तो उनमें 2/3 जो स्पीशीज़ हैं उनमें मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं। और बेसिकली कौन सा मिनरल होता है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कैल्शियम हो गया, ठीक है। और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। उसके बाद है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन सा स्केलेटन होता है, हमारी बॉडी में देखें कौन सा स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, बोन्स और कार्टिलेज। इसकी 2 टाइप्स हैं मेजर। कार्टिलेज क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड काइंड है कनेक्टिव टिश्यू की।
यहाँ पे मसल्स जो हैं वो इजीली अटैच हो जाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और ट्रांसमिट करता है फोर्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर। किससे बना होता है? 3 चीज़ों से, सेलुलर मैट्रिक्स से, कॉन्ड्रोसाइट से और फाइबर से। बोन्स जो होती हैं ये रिजिड होती हैं कार्टिलेज की निस्बत, ठीक है। ये भी मसल अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करती हैं, ये भी सपोर्टिव एलिमेंट्स होती हैं, ये भी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ये भी ट्रांसमिट करती हैं फोर्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर फॉर मूवमेंट। अच्छा, ये प्रोटेक्ट भी करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, स्टोर करती हैं कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। बोन्स में कौन से 2 मिनरल स्टोर हो जाते हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस। अच्छा, उसके बाद बोन्स रिजिड क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें होमोजेनस बोन का जो टिश्यू है उसके अलावा इनमें कैल्शियम और फास्फेट भी प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई बोन्स प्रेजेंट होती हैं माइन्यूट चैम्बर्स में, जिनको हम लेकुनाए कहते हैं। लेकुनाए अरेंज होते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स में अराउंड द सेंट्रल कैनाल, जिस सिस्टम को हम हवर्शियन सिस्टम कहते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ना सिस्टम के, वो आपस में कैनलकुलाई की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। अब हम बात करेंगे स्केलेटन ऑफ फिशेस। फिशेस में एक्सोस्केलेटन भी है, एंडोस्केलेटन भी है। और प्रिमिटिव फिशेस में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। जैसे हम हैग फिशेस की बात करते हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन हैग फिशेस इज ओनली द नोटोकॉर्ड। लैम्प्रे में क्या होता है? कार्टिलेजिनस ब्लॉक्स होते हैं अराउंड द नोटोकॉर्ड। जॉर्ड फिशेस की बात करें तो उनमें एक्सियल स्केलेटन होता है जो कवर करता है नोटोकॉर्ड को, रिब्स को और वर्टिब्रल कॉलम को। अच्छा, 3 चीज़ें आ गई एक्सियल स्केलेटन में, नोटोकॉर्ड है, रिब्स है और वर्टिब्रा है। मसल्स अटैच होते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ। उसके बाद आ गया स्केलेटन टेट्रापोड्स का। टेट्रापोड्स 200 मिलियन ईयर्स अगो जो हैं उनकी एवोल्यूशन हुई। इनमें सपोर्टिव स्केलेटन इनको चाहिए था लैंड के लिए। करैक्टरिस्टिक इनकी मेजर क्या है कि इनमें ना इनवर्टिब्रल डिस्क होती है जो आर्टिकुलेट करती है एडजॉइनिंग वर्टिब्रे के साथ। यानी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रेट्स को मिला के रखता है, उनको साथ आर्टिकुलेट करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हेल्प करती है शॉक वगैरह अब्जॉर्ब करने में, वर्टिब्रल कॉलम को इकट्ठा रखती है और जॉइंट मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा, बोन्स ने अब रिप्लेस कर दिया है कार्टिलेज को रिब्स में, यानी रिब्स में अब क्या है? कार्टिलेज नहीं है, बोन्स हैं, ठीक है, जिससे रिजिडिटी मिलती है। ह्यूमन एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनमें होता है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आ जाती हैं, इसको आप सर्विस से याद कर सकते हैं, SRVC, S से स्टर्नम और S से स्कल, ठीक है, R से रिब्स, V से वर्टिब्रा। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है पेक्टोरल गिल्डल एंड पेल्विक गिल्डल। मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट 2 तरह की है जिसको हमने पहले स्टडी किया, मस्कुलर मूवमेंट है, नॉन मस्कुलर मूवमेंट है। नॉन मस्कुलर मूवमेंट 3 तरह से होती है, सीलिया होते हैं इसमें, फ्लैजेला होते हैं और अमीबॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। और मस्कुलर मूवमेंट में मसल्स हैं हमारे पास। नॉन मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो इनमें जो है ना कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। नॉन मस्कुलर मूवमेंट इज कोऑर्डिनेटेड बाय एक्टिन एंड मायोसिन आल्सो। और अगर हम मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो उसमें भी आपको पता है एक्टिन और मायोसिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, अमीबाइड मूवमेंट ये बेसिकली सूडोपोडिया की हेल्प से होती है। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ही सूडोपोडिया बनता है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 2 तरह के जोन होते हैं, फाउंटेन जोन है, रिक्रूटमेंट जोन है। फाउंटेन जोन पे क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्म है ना वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टोप्लाज्म में, और रिक्रूटमेंट जोन पे क्या होता है जो एक्टोप्लाज्म है वो एंडोप्लाज्म में चेंज हो जाता है। अब जो फर्स्ट वन है ना एंडो से एक्टो में ट्रांसमिशन, ये अब किसकी हेल्प से हो रही है? एक्टिन की हेल्प से और रेगुलेटरी प्रोटीन्स की हेल्प से, ठीक है। जब एक्टिन जो है रेगुलेटरी प्रोटीन से डिसोसिएट हो जाती है तो जो एंडोप्लाज्म है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टोप्लाज्म में, और जब एक्टोप्लाज्म कन्वर्ट हो रहा है एंडोप्लाज्म में रिक्रूटमेंट जोन पे, वहाँ पे इन्वॉल्व हैं एक्टिन एंड मायोसिन। सीलिया आपको पता है स्मॉल होते हैं, इनका नंबर ज़्यादा होता है। फ्लैजेला जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनका नंबर कम होता है। और सीलरी मूवमेंट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ऐसे लगता है कि एक सीलिया की बीट जो है वो मूव कर रही है, सीलिया की वेव, सॉरी, ठीक है। सीलिया बीट करते हैं तो एक वेव जो है वो मूव करती है, और ये सीलरी बीटिंग की डायरेक्शन को अगर हम चेंज करें तो सीलरी वेव की डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं।
अब जो लार्ज फ्लैटवर्म्स हैं वो सीलिया की हेल्प से मूव करते हैं, और सबसे जो लार्जेस्ट एनिमल है सीलिया की मदद से मूव करने वाले वो निमर्टियंस हैं। इसके अलावा फ्लैटवर्म्स में मस्कुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे पीडल लोकोमोशन है, पेरिस्टालसिस है और लूपिंग मूवमेंट है। उसके बाद हमने देखना है मस्कुलर प्रॉपर्टीज़, मसल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और एलास्टिसिटी। मसल्स 3 तरह के हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। अच्छा, ये थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं। मसल्स जो होते हैं ना, इनकी एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें। मसल्स की एबिलिटी होती है कि वो एक्साइट हो सकें जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आता है, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी यानी एक्सटेंड हो सकें, और एलास्टिसिटी यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकें। स्मूथ मसल्स जो है ना, ये इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले थे। स्पिंडल शेप होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इकट्ठे होकर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इनवोलेंट्री होते हैं, ये थकते नहीं हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास अडक्टर मसल ऑफ बाइवॉल्व्स। कार्डियक मसल की बात करें तो स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं। स्ट्राइएशन का क्या मतलब है, इनमें लाइट और डार्क डबल बैंड्स होते हैं। अच्छा, ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ब्रांच क्यों होते हैं, ताकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। और इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये भी फिटीग नहीं करते और रिलैक्स करते हैं बिटवीन कंट्रैक्शंस। स्केलेटल मसल जो हैं ये वोलेंट्री होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। इस तरह 2 मसल्स एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मस्कुलर सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। आर्थ्रोपोड्स के मस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट होता है वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में आपको पता है कि एक ही मोटर नर्व होती है जो मसल फाइबर के साथ डील करती है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, 2 मोटर नर्व्स होती हैं जो कि डील करती हैं एक मसल फाइबर के साथ। 1 मोटर नर्व फास्ट कंट्रैक्शन के लिए होती है, दूसरी मोटर नर्व जो है वो स्लो कंट्रैक्शन के लिए होती है। इसके अलावा एक और वेरिएशन है कि इंसेक्ट्स में एसिंक्रोनस फ्लाइट मसल्स होते हैं, अपवर्ड विंग मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो एक्टिवेट कर देता है मसल्स को और प्रोड्यूस करता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोकोमोशन इन सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, पहली जो लोकोमोशन है वो है पीडल लोकोमोशन। ये किस में होती है, FCG यानी फ्लैटवर्म्स में, नाइडेरियंस में, गैस्ट्रोपोड्स में। वेव होती है जो मूव करती है ओवर द सबस्ट्रेट और इंडिविजुअल को आगे की तरफ ले जाती है। स्नेल में ना, उनमें मैनी वेव्स होती हैं यानी ज़्यादा वेव्स, और इस तरह इसकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। पेरिस्टालसिस की बात करें तो ये फ्लैटवर्म और निमर्टियन में होती है। इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो वेव प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, लूपिंग मूवमेंट में क्या होता है, लीचीज की मूवमेंट को याद करें, क्लास हीरोडिनिया में हमने ये पढ़ा था। इसमें क्या होता है, लीचीज में के पोस्टीरियर और इंटीरियर सकर्स होते हैं जो अटैच हो जाते हैं 1 बाय 1 और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कैटरपिलर जो है वो भी इसी तरह से मूव करता है। पॉलीचीटा की बात करें तो उनमें पैरापोडिया होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं इनकी मूवमेंट में। वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जी अकाइनोडम्स में। इनमें आपको पता है कि जो ट्यूब फीट की कंट्रैक्शन से वाटर जो है वो एंटर होता है इम्पोला में, और इसी तरह मूवमेंट होती है। टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो लैंड में आपको पता है कि एडिशनल सपोर्ट चाहिए होती है। 3 तरह के स्केलेटल एलिमेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं। लिम्स जो हैं वो बने होते हैं सीरीज ऑफ जॉइंटेड एलिमेंट्स से, जो नीचे की तरफ तो भारी होते हैं, मैसिव होते हैं, टिप की तरफ थोड़ा वीक होते जाते हैं। और जॉइंट जो है ये अलाउ करता है मूवमेंट इन ओनली 1 प्लेन। अच्छा जी, फ्लाइट की बात करें तो 200 मिलियन ईयर्स अगो फ्लाइट इवॉल्व हुई थी, मैकेनिज्म बाद में मॉडिफाई होता रहा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स में किस तरह होती है मूवमेंट। फिशेस का थोड़ा सा देख लेते हैं, वो वाटर में रहती हैं। उनमें क्या होता है कि सेगमेंटल मायोमेयर्स होते हैं। मायोमर्स का क्या काम होता है कि वो अनड्यूलेटरी वेव जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और हेल्प करते हैं फिशेस को मूवमेंट में। स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो टेंडन्स आपको पता है जो बोन को मसल के साथ अटैच करते हैं, और लिगामेंट्स आपको पता है जो बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं, ठीक है।
अब लाइट माइक्रोस्कोप से जब हम मसल को देखते हैं तो हमें लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आते हैं। ये जो लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं ना, ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से होते हैं। ठीक है, एक्टिन आपको पता है थिन है, मायोसिन थिक है, ये उसकी वजह से होते हैं। जो लाइट रीजन होता है उसमें सिर्फ एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डार्क रीजन में एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं। मसल फाइबर के फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो सार्कोमेयर है, जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम वन जी लाइन टू अनदर जी लाइन। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं जी लाइन के साथ, जबकि जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वो अटैच नहीं होते जी लाइन के साथ। अच्छा, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो गुजरते हैं ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स। तो सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, शॉर्ट हो जाता है, आई बैंड शॉर्ट हो जाता है और एच जोन डिसअपेयर हो जाता है। यानी कंट्रैक्शन में आई बैंड और एच जोन डिसअपेयर हो जाते हैं। ये आप एफएससी के लेक्चर्स में देख सकते हैं आई बैंड और एच जोन का क्या होता है। अच्छा, अब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब बेसिकली होता क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, मूवमेंट ऑफ एक्टिन इन रिलेशन टू मायोसिन, और हेक्सले ने दिया था 1954 में। मायोसिन में क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोजेक्शंस होती हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती हैं एक्टिन के लिए। जब एक्टिन बाइंड हो जाता है, क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं, तो क्या होता है कि मूवमेंट होती है। मोटर यूनिट क्या होता है, मोटर यूनिट इज एक्चुअली वन मोटर नर्व फाइबर, यानी वन मोटर नर्व है और वो जितने मसल फाइबर के साथ कम्युनिकेट करती है उसको हम मोटर यूनिट कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड पोर्शन होता है सार्कोलीमा मसल फाइबर का, सराउंडेड बाय द टर्मिनल एंड ऑफ नर्व फाइबर। स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर। सार्कोलीमा क्या है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल की। ठीक है, स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर सराउंडिंग द टर्मिनल एंड ऑफ नर्व। नर्व इम्पल्स जो है ना, उसके एंड पे नर्व फाइबर्स होते हैं, वहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, वो एसिटाइलकोलिन सेक्रीट करती हैं। एसिटाइलकोलिन कौन सेक्रीट करती हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स होती कहाँ पे हैं, एट द एंड ऑफ नर्व फाइबर्स। अच्छा, अब ये जो न्यूरोमस्कुलर, ये एसिटाइलकोलिन जो है ये डिफ्यूज़ कर जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अक्रॉस द नर्व एंडिंग्स, और ये चेंज कर देता है पोलैरिटी ऑफ सार्कोलीमा। अच्छा, सार्कोलीमा नॉर्मली पोलराइज्ड होती है, यानी इसके ना बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब क्या होता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन आके बाइंड हो जाती है तो पोलैरिटी सार्कोलीमा की चेंज हो जाती है, अंदर से वो जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, बाहर वाली साइड नेगेटिव हो जाती है। अब ये क्या होता है कि ये अल्टर्ड पोलैरिटी जो है ये फ्लो करती है एक वेव की तरह ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के थ्रू और पहुंचती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जो रिलीज़ करता है कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन के साथ जब बाइंड होते हैं तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो जो है कह लें कि एक्सपोज कर देती है बाइंडिंग साइट्स को। ठीक है, वो बाइंडिंग साइट्स जहाँ पे एक्टिन ने आके अटैच होना है। जब बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी, एक्टिन जो है वो आके अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा कि क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगे। क्रॉस ब्रिजेस बनने से फोर्स एक्सर्ट होगी और मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये इंशाल्लाह चैप्टर 23 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर 24 करेंगे जो नर्वस सिस्टम के बारे में है। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।